नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। ईरान अमेरिका जंग का समाधान तो नहीं मिल रहा है, लेकिन ईरान से पंगा लेना अमेरिका को दिन ब दिन भारी पड़ता जा रहा है। मिडिल ईस्ट की महाजंग में अब वो होने जा रहा है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की अटूट दोस्ती खुली दुश्मनी में बदलती दिख रही है। ईरान और लेबनान जंग से बौखलाए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर इजरायली पीएम नेतन्याहू को आड़े हाथों ले लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने गुस्से में इजरायली पीएम को यहां तक कह दिया कि मेरे किए गए एहसान को भूलना मत, क्या तुम पागल हो गए हो। लेकिन जवाब में नेतन्याहू ने भी ट्रंप को आंखें दिखाते हुए साफ कह दिया कि वो इजराइल ट्रंप के दबाव में नहीं आएगा और ना ही लेबनान पर हमले रोकेगा। कहते हैं दोनों नेताओं के बीच बहुत ज्यादा हॉट टॉक हो गई और इसके बावजूद जब अमेरिका ने इजराइल से कहा कि लेबनान पर हमले फौरन रोको, इजराइल ने लेबनान पर हमले जारी रखे हैं। अमेरिकी चेतावनी के बावजूद इजरायली सेना लेबनान में घुस चुकी है। नेतन्याहू ने साफ ऐलान कर दिया है कि उन्होंने आईडीएफ को जमीनी हमले का दायरा और बढ़ाने का निर्देश दे दिया है। हद तो तब हो गई जब इजरायली सेना ने लेबनान के 900 साल पुराने ऐतिहासिक ब्यूफोर्ट किले पर भी कब्जा कर लिया और रणनीतिक पहाड़ी पर अपना झंडा फहरा दिया। लेबनान पर इजराइल की इस कार्रवाई ने अमेरिकी राष्ट्रपति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। और इसके पीछे ईरान, क्योंकि ईरान ने अमेरिका को दो टूक चेतावनी दे दी है। आप इसे धमकी भी समझ लीजिए कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रुके तो मिडिल ईस्ट में जारी सीजफायर खत्म मानी जाएगी और ईरान अमेरिका पर दोबारा हमले की शुरुआत करेगा, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को निशाना बनाएगा। इससे ट्रंप घबरा गए क्योंकि अमेरिका को मिडिल ईस्ट के इस युद्ध, अंतहीन युद्ध से बाहर निकालना चाहते हैं ट्रंप। लेकिन नेतन्याहू ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए ऐसा दलदल तैयार कर रहे हैं जिसमें ट्रंप जितनी कोशिश कर रहे हैं उतना ही धंसते जा रहे हैं। ट्रंप ने सीधे शब्दों में नेतन्याहू से बेरूत में तुरंत सैन्य ऑपरेशन रोकने को कहा था, लेकिन नेतन्याहू ने अमेरिका को ही आंखें दिखा दी। इस जिद ने सालों पुराने सबसे भरोसेमंद यारों की साख को मिट्टी में मिला दिया है। देखना होगा कि इजराइल को कैसे रोकेंगे डोनाल्ड ट्रंप, और अगर इजराइल को नहीं रोकते हैं तो फिर मिडिल ईस्ट को कैसे बचाएंगे ईरान के कहर से डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के लिए सिचुएशन आगे कुआं पीछे खाई वाली हो चुकी है। अगर इजराइल को नहीं रोकेंगे तो ईरान ठोकेगा और इजराइल को रोकेंगे तो इजराइल से दुश्मनी होगी। क्या करेंगे ट्रंप? चर्चा आज इसी मुद्दे पर एक्सपर्ट्स के साथ। ईरान से जंग की आग ने दुनिया के दो सबसे ताकतवर दोस्तों के बीच एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसे मिटाना मुश्किल है। एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसे ढहाना नामुमकिन नजर आ रहा है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और ये दो खास लोग हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। दोनों के बीच 36 का आंकड़ा दिख रहा है। जो कल तक एक दूसरे के लिए ईरान को मारने मिटाने पर तुले हुए थे, आज उनके बीच की दोस्ती दुश्मनी में तब्दील होती दिख रही है या फिर तनाव में तब्दील होती दिख रही है। ईरान और लेबनान जंग के बीच, दोनों के बीच ऐसी हॉट टॉक हुई है जिसने व्हाइट हाउस से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया है। ट्रंप ने नेतन्याहू की दुश्मनी की क्या है खबर? ट्रंप ने नेतन्याहू को क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं। कहते हैं ट्रंप नेतन्याहू के बीच कहासुनी हो गई। फोन पर दोनों के बीच बातचीत हुई। नेतन्याहू पर गुस्से में ट्रंप जला गए और ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा तुम सनकी हो, एहसान फरामोश हो। नेतन्याहू सब तुमसे नफरत करते हैं, अगर मैं नहीं होता तो तुम जेल में होते। तुम्हारे चलते आज दुनिया इजराइल से नफरत करने लगी है। तुम पागल हो, यू आर क्रेजी। ट्रंप हाल में मिडिल ईस्ट के इस अंतहीन दलदल से अमेरिका को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो मिडिल ईस्ट में दोबारा होर्मुज को खोल सकें और अपनी साख, अपनी इज्जत बचा सके। लेकिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को इस दलदल में खींचते जा रहे हैं। ट्रंप जितना निकलने की कोशिश करते हैं, नेतन्याहू उतना अमेरिका को इस दलदल में खींचते हैं और इसकी वजह से अमेरिका हर दिन इस दलदल में धंसता जा रहा है। और अमेरिका देख रहा है कि एक अंतहीन सिलसिले की शुरुआत है
जिसके खात्मे की कोई दिशा नहीं है। ट्रंप नेतन्याहू में झगड़े की वजह क्या है, यह भी जान लीजिए। वजह नंबर 1, लेबनान पर इजराइल के लगातार हमले। जबकि लेबनान अमेरिका ईरान सीजफायर में हिस्सेदार है। अमेरिका ईरान में सीजफायर सिर्फ इसलिए कामयाब हुई क्योंकि ईरान ने कहा था कि लेबनान को भी इसमें शामिल किया जाए और अमेरिका ने इस बात में हामी भरी थी। बावजूद इसके इजराइल ने हमले जारी रखे, जिसकी वजह से ईरान और अमेरिका की जो बातचीत चल रही है, डील चल रही है, वो खतरे में आ गई है। और लेबनान पर आईडीएफ के हमले से ईरान भड़का हुआ है और ईरान ने सीजफायर खत्म करने की बात कह दी और यह भी कहा है कि अगर आप सीजफायर की शर्तों को नहीं मान सकते तो फिर डील भी नहीं होगी। और ईरान की इस धमकी की वजह से ट्रंप पर प्रेशर बढ़ रहा है। दबाव की वजह से ट्रंप नेतन्याहू पर भड़के हुए हैं और ट्रंप की डील मेकर की छवि तो धुल चुकी है, खत्म हो चुकी है, जमींदोज हो चुकी है, सब जानते हैं। तो सवाल यह कि अमेरिका के धमकाने के बावजूद, वार्न करने के बावजूद, बार बार समझाने के बावजूद नेतन्याहू इतने आक्रामक क्यों हैं? क्यों अपने सबसे बड़े मददगार अमेरिका की बात को भी ठेंगा दिखा रहे हैं? कहते हैं इसकी सबसे बड़ी वजह लेबनान है। आईडीएफ इस वक्त लेबनान के भीतर तबाही मचा रही है। नेतन्याहू ने अपनी सेना को साफ साफ कह दिया है, घुसपैठ का दायरा कम नहीं होना चाहिए बल्कि इसे और बढ़ाया जाएगा। और इसी जिद के तहत इजराइल ने लेबनान के दिल पर चोट कर दी है। बेरूत पर हमले शुरू कर दिए हैं। लेबनान को लेकर नेतन्याहू का प्लान क्या है, विजन क्या है, सुनिए खुद। אני הנחיתי את צה"ל להרחיב את התמרון בלבנון. הכוחות שלנו חצו את הליטני, הם תפסו שטחים שולטים, הם כבשו את רכס הבופור. ועכשיו ההנחיה שלי היא להעמיק ולהרחיב את האחיזה שלנו במקומות שהיו בתפיסת חיזבאללה. אני הנחיתי את צה"ל להרחיב את התמרון בלבנון. הכוחות שלנו חצו את הליטני, הם תפסו שטחים שולטים, הם כבשו את רכס הבופור. ועכשיו ההנחיה שלי היא להעמיק ולהרחיב את האחיזה שלנו במקומות שהיו בתפיסת חיזבאללה. डोनाल्ड ट्रंप के लाख समझाने के बाद भी नेतन्याहू कंट्रोल में नहीं है। नेतन्याहू हिजबुल्लाह को खत्म करने की राग के पीछे इजराइल की सीमा को बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए हैं। लेबनान के इलाकों पर लगातार इजराइल का कब्जा हो रहा है। लेबनान के बेहद रणनीतिक और 900 साल पुराने ऐतिहासिक ब्यूफोर्ट किले पर पूरी तरीके से अब इजराइल का कब्जा है। अब जरा तस्वीर आप देख लीजिए। ये किला सिर्फ एक पत्थर का ढांचा नहीं है बल्कि मिडिल ईस्ट की मिलिट्री स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा एपिसेंटर माना जाता है। इस पहाड़ी किले से पूरे उत्तरी इजराइल और दक्षिणी लेबनान पर नजर रखी जा सकती है। जब इजरायली सैनिकों ने इस ऐतिहासिक किले पर अपना झंडा फहराया तो सिर्फ हिजबुल्लाह को नीचा दिखाना नहीं था बल्कि पूरी अरब दुनिया और अमेरिका को एक सीधा संदेश था कि इजराइल किसी भी लक्ष्मण रेखा को पार करने के लिए तैयार है, चाहे सामने अमेरिका ही क्यों ना खड़ा हो। लेबनान के इस ऐतिहासिक किले पर इजराइल के कब्जे और बेरूत पर लगातार हो रहे हमले के बाद ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ईरान ने पूरी दुनिया के सामने दो टूक का ऐलान कर दिया है कि अगर लेबनान पर हमले जारी रहे तो अमेरिका ईरान का सीजफायर खत्म। ईरान मिडिल ईस्ट पर दोबारा हमले शुरू करेगा और इसके बाद शांति वार्ता का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी ईरान लेबनान के सामने वो दीवार बनकर खड़ा हो चुका है जिसकी इज्जत अमेरिका को भी करनी पड़ रही है। तस्नीम न्यूज एजेंसी के सोर्स बताते हैं कि ईरान ने लेबनान पर हमले रुकवाने के लिए क्या फैसले लिए। ईरान ने अमेरिका से अप्रत्यक्ष संवाद रोकने का ऐलान कर दिया है। मीडिएशन के जरिए संदेश का आदान प्रदान भी पूरी तरीके से बंद कर दिया है। लेबनान पर इजरायली हमलों के विरोध में ईरान ने बड़ा फैसला लिया है। ईरान की गाजा और लेबनान में सैन्य कार्रवाई फौरन रोकने की मांग है। ईरान ने लेबनान से इजरायली सैनिकों की वापसी की शर्त रख दी है और अगर ऐसा नहीं किया तो ईरान ने कहा है कि हम बाब अल मंदेब स्ट्रेट को भी बंद कर देंगे, जो कि सुएज कैनाल को लाल सागर के जरिए जोड़ता है। यानी दुनिया में 12% ऑयल सप्लाई और खत्म। आप सोचिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति इसके बाद क्या करेंगे। अभी 22% तेल खत्म होने की वजह से, रुके होने की वजह से पूरी दुनिया में तेल को लेकर क्राइसिस और अमेरिका खुद इस क्राइसिस से जूझ रहा है। अमेरिकी जनता तो बहुत गुस्से में है और यह बात ट्रंप समझ रहे हैं, इसलिए ट्रंप पर प्रेशर है। और बाब अल मंदेब स्ट्रेट अगर बंद हो गया, जिसकी धमकी ईरान ने दी है, तो समझिए क्या होगा। इसलिए ट्रंप हर कीमत पर चाहते हैं कि मंदेब स्ट्रेट बंद ना हो, होर्मुज खुल जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इसमें अमेरिका घसीटा गया तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था और उनकी खुद की
साख पूरी दुनिया से तबाह हो जाएगी। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप के लिए एक चक्रव्यूह तैयार कर दिया है, जिससे निकल पाना ट्रंप के लिए नामुमकिन सा लग रहा है। ट्रंप चिड़चिड़ा रहे हैं कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति है। इस दलदल से जितना बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, वो दलदल में उतने गहरे धंस जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अधर में लटक गए। ट्रंप निकलना चाहते हैं, नेतन्याहू छोड़ना नहीं चाहते। शांति वार्ता पर कभी हां कभी ना वाली स्थिति है। पहले कह रहे थे ईरान की वार्ता रोकने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी देर बाद बोले ईरान के साथ बातचीत तेजी से जारी है। क्या ये सरेंडर है? ट्रंप ने फौरन नेतन्याहू से फोन पर बात की। ट्रंप ने नेतन्याहू से बेरूत में ऑपरेशन रोकने को कहा। ट्रंप ने जानकारी दी कि इजराइल ने वापस बुला ली अपनी सेना, लेकिन हिजबुल्लाह के साथ भी मध्यस्थों के जरिए ट्रंप ने बातचीत की। इस तरह का आप वो कहिए कि एक तरह से डिपेंडेंसी हो गई है कि वो हिजबुल्लाह से भी बात करने के लिए तैयार है। ईरान की वार्ता रोकने की धमकी के बाद डोनाल्ड ट्रंप एक्शन में आ गए। ट्रंप और नेतन्याहू की ये जंग अब सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रही, ये कूटनीति के पतन का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है। ट्रंप अपनी साख बचाने की जद्दोजहद में है, नेतन्याहू इजराइल के आक्रामक एजेंडे पर लगे हुए हैं और खुद को बचाने के एजेंडे पर लगे हुए, क्योंकि जिस दिन इजराइल में लड़ाई लुकी उस दिन नेतन्याहू पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप इस दलदल से निकल पाएंगे, या इजराइल की जिद अमेरिका इजराइल दोनों को ले डूबेगी? बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। मेजर जनरल राजन कोचर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट कर्नल जे सोडी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट डॉक्टर अजिताभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अजिताभ सिंह विदेश मामलों के जानकार, इमरान खोखर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों के जानकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा कोचर सर आपके साथ है, आखिर ये 36 का आंकड़ा क्यों बन गया डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में, और बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका की बात क्यों नहीं मान रहे, जबकि अमेरिका हिजबुल्लाह से भी बात करने को तैयार है? जय हिंद विवेक जी, एक चीज और फेलो पैनलिस्ट को भी मेरी तरफ से जय हिंद। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आपने मसला लेके आए, बिकॉज बहुत दिनों से एक इम्प्रेशन ये बन रहा था डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि जो इजराइल यूएस फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट करता है। तो और जो आप जानते हैं प्राइमरीज भी आ रहे हैं, इस तरीके का प्रेशर है डोनाल्ड ट्रंप पे। तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल ट्रंप दे रहा है अपने अवाम को भी कि एक अमेरिका फर्स्ट जो एक हमेशा डोनाल्ड ट्रंप बोलता आया है, वो इम्प्रेशन वो देना चाह रहा है कि हम इजराइल के कुचड़ में नहीं है, हम उसके कंट्रोल में नहीं है, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद तय करते हैं। दूसरा, आप ये देखिए कि इनके जो रिलेशनशिप, जब अगर हम एक अमेरिका और इजराइल की रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे और इनके जड़ें बहुत मजबूत है। स्टेटमेंट से इनकी रिलेशनशिप को कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इजराइल इसको अमेरिका जानता है कि इजराइल को इसको अमेरिका को बहुत ज़रूरत है इजराइल की इस एरिया में, और इसीलिए ये जितनी भी पॉलिसीज है अमेरिका की जो इजराइल को सपोर्ट करती है इस एरिया में, उसमें मैं कोई बदलाव नहीं देखता हूँ। और तीसरा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम एक नेतन्याहू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अब आप देखिए जो इसने अभी लेबनान में ऑनस्लॉट हुआ है, और आप फोर्ट की बात करते हैं जो एक कासल है जो 2350 फीट अबाव मीन सी लेवल है, वो एक पूरी ऑब्जर्वेशन लितानी रिवर की उस तरफ भी देता है, नॉर्दर्न इजराइल की तरफ भी देता है। और जिस तरीके से ऑफेंसिव ये चल रहा है इसको लेबनान, एक देखिए एक मिलिट्री पर्सपेक्टिव में आपको देता हूं, जब आप एक ऑफेंसिव में मोमेंटम हासिल कर लेते हैं, जब आपकी फौजें तेजी से आगे बढ़ रही है, उनको रेजिस्टेंस उनको कम मिल रहा है, आप उसको क्यों रोकेंगे? आप अपनी फौजों को नहीं रोकेंगे, बिकॉज आपको दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। और इसीलिए ये मैं खाली ऑप्टिक्स की तरफ देखता हूं, बिकॉज ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, इनकी स्टेटमेंट खाली ऑप्टिक्स के लिए है।
लोगों को बताने के लिए कि भाई हम इजराइल की नहीं सुनते। बट आप अभी देखेंगे, और नेक्स्ट 72 आवर्स की बात मैं कर सकता हूँ, उसके आगे चलो देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट 72 आवर्स में नेतन्याहू अपने ऑफेंसिव को रोकने वाला नहीं है, चाहे जो भी स्टेटमेंट इजराइल से आए, ग्राउंड पे वो स्टेटमेंट ट्रांसलेट नहीं होगी। ये फोर्सेस जिस एक एक मोमेंटम जो इनको हासिल हुआ है, ये उस मोमेंटम को हासिल करेंगे। बाद में बेशक एक स्टेज आ जाएगी, बिकॉज देखिए नेतन्याहू ने एक अनाउंसमेंट किया था दैट वी वांट टू कंट्रोल 20% लेबनान। आज 22% उनके हाथ में है, अभी वो उसको 25% करके रोक देंगे, बिकॉज उनका ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। अभी उनको पूरे लेबनान को कैप्चर नहीं करना है, 25% का एरिया अगर उनके हाथ में आ जाता है, और अगर वो आने वाले वक्त में बफर स्टेट भी बन जाता है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इसको हिजबुल्लाह की जो मिसाइल्स हैं जो उनके बॉर्डर एरियाज में आती है। और लास्ट पॉइंट मेरा ये है, अब इसको नेतन्याहू के इसको अपने लोग जो बॉर्डर एरियाज में रहते हैं वो ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं। अब वो चाहते हैं कि ये लोग अपने बॉर्डर एरियाज में आके सेटल हो जाएं। और इसको नेतन्याहू ने भी इलेक्शन लड़ना है, अभी इसको इजराइल में भी सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन है। तो ये सारी चीजें बिल्डअप करती हैं उस चीज के लिए। और इसको नेतन्याहू को जो एक ईरान में सक्सेस नहीं मिला है, वो चाहता है कि अपने अवाम को बताने के लिए कि बेशक ईरान में मुझे सक्सेस नहीं मिला, बट लेबनान में मुझे सक्सेस मिल गया। कोचर सर, लेकिन ट्रम्प साहब के सामने दिक्कत यह है कि इजराइल ने अगर उनको पेंट कर दिया कि वो एंटी इजराइल है, तो अमेरिका में उनके लेने के देने पड़ सकते हैं। ऐसा पहले हो चुका है, जॉर्ज सीनियर डब्ल्यू बुश के साथ हो चुका है, जिमी कार्टर के साथ हो चुका है, इसके अलावा बराक ओबामा के साथ हो चुका है। बराक ओबामा को तो कह दिया गया था वो जेसीपीओए की वजह से कि वो इजराइल विरोधी हैं, जबकि इजराइल ने जेसीपीओए का विरोध किया था। तो ट्रंप के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। तो करें क्या कर्नल साहब, लेफ्टिनेंट कर्नल जय सोढ़ी साहब। जय हिंद विवेक जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पे और विख्यात को पैलेस के साथ 2009 तक, जब तक सोशल मीडिया दुनिया में एक बड़े पैमाने में नहीं आया था, पश्चिमी मीडिया बहुत सफल था दुनिया को बताने के लिए जो ये मिडिल ईस्ट की समस्या है, इसकी पूरी गलती फिलिस्तीन की है, अरब मुसलमानों की है, जबकि हकीकत कुछ और थी। 2009 के बाद जब सोशल मीडिया बड़े पैमाने में आना लगा और लोगों को सच्चाई पता होनी चली, उसके बाद दुनिया का इजराइल की तरफ जो रवैया था वो बदला। जो हमने देखा, जो अभी युद्ध हुआ, अधिकतर पश्चिमी देश इजराइल के पूरी तरह खिलाफ। अमेरिकी आवाम, अभी कुछ दिन पहले पीयू रिसर्च पोल हुई है, अमेरिकी आवाम में 67% इजराइल के खिलाफ है। उनका मानना है कि हमारा सालाना $4 अरब पैसा इजराइल पे क्यों खर्च हो रहा है। मैं मानता हूं कि अमेरिका में यहूदी अमीर हैं, लेकिन पैसे की जो चमक है वो एक लिमिट तक चलती है। जब सत्ता पार्टी को पता हो कि मैंने इलेक्शन नवंबर में हारने हैं, उसके पास क्या चारा है रिपब्लिकन पार्टी के पास, बजाय डोनाल्ड ट्रंप ने जो गालियां दी नेतन्याहू को, ये ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन, रिपब्लिकन पार्टी की फ्रस्ट्रेशन दिखा रही है, क्योंकि उन्हें पता है नवंबर में उन्होंने ये मिड टर्म चुनाव हार जाना है। और 1 अप्रैल को ट्रंप ने बयान दिया था कि अगर मेरी पार्टी मिड टर्म इलेक्शंस हारती है तो मेरी इंपीचमेंट भी हो सकती है। विवेक जी, मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा 4 ऑफिशियल दस्तावेज जरूर पढ़ें। पहला है साइक्स पाइकॉट एग्रीमेंट 1916 का, दूसरा है बालफूर डिक्लेरेशन 1917 का, तीसरा है संयुक्त राष्ट्र रेजोल्यूशन 181/2 29 नवंबर 1947 का, और चौथा है संयुक्त राष्ट्र का रेजोल्यूशन 242 1967 का। जब दर्शक ये 4 ऑफिशियल दस्तावेज पढ़ेंगे, उन्हें पूरा ये मिडिल ईस्ट की समस्या समझ आ जाएगी। विवेक जी, एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा। 1980 में एक किताब प्रकाशित हुई थी, गन एंड द ऑलिव ब्रांच, रूट्स ऑफ वायलेंस इन द मिडिल ईस्ट, जो डेविड हर्स्ट ने लिखी है। इस किताब में एक जगह लेखक ने लिखा है, जब तक ईरान एक बड़ी शक्ति बनके नहीं उभरेगा, तब तक इजराइल का पलड़ा मध्य पूर्व में भारी रहेगा। जिस दिन ईरान ये क्षेत्रीय शक्ति बनके उभर गया, इजराइल के लिए दिक्कतें हो जाएंगी। विवेक जी, आज से 25 साल बाद जब इस समय का इतिहास लिखा जाएगा, अमेरिकी नागरिक और इजरायली नागरिक ट्रंप
और नेतन्याहू पे थू थू करेंगे, क्योंकि जो इन्होंने ब्लंडर किया है ईरान पे युद्ध करके, जिसकी वजह से ईरान एक क्षेत्रीय शक्ति बन के उभरा है। कुछ सालों में हम देखेंगे मिडिल ईस्ट में दोबारा जंग होगी, जिसकी शुरुआत ईरान करेगा और उसका नतीजा यह होगा कि इजराइल दो बांटों में फटेगा और फिलिस्तीन एक आजाद देश के रूप में उभरेगा। जी, क्या इमरान खोखर साहब आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल विवेक जी, सबसे पहले तो तमाम पैनलिस्ट को आदाब अर्ज है और जय हिंद सर। और बिल्कुल जैसे हमारे एलिट पैनलिस्ट ने बात बताई, वो बिल्कुल सही है कि मिडिल ईस्ट का जो अनरेस्ट है उसका जब रूट कॉज की तरफ आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप ये पाएंगे कि 48 के पहले ये क्राइसिस क्यों नहीं था, ये अनरेस्ट क्यों नहीं था। ये सारी चीजें शुरू होती है जब एक इलीगल ऑक्यूपायर के तौर पर पूरी दुनिया से मार खाए हुए लोगों को अपने यहाँ पर फलस्तीन में शरण दी जाती है मानवता के नाते किसी दूसरे तरीके के सोच में, और उनको ये बसाया जाता है कि आप रहिए, आपको हिटलर ने बहुत मारा है, आपके साथ यूरोप में बहुत गलत हुआ है, रहिए। और उनकी जो भलमनसाहत का उनको आज जो बदला मिल रहा है कि उनकी खुद के देश के अंदर आज उनको रिफ्यूजी की तरह रहना पड़ रहा है, खुद के देश के अंदर उनकी सुरक्षा नहीं हो पा रही है, अपना देश लगभग बचा नहीं है। फिलिस्तीन नाम का देश 3 टुकड़ों में बच चुका है, एक गाजा पट्टी अलग हो गई, वेस्ट बैंक अलग हो गया। तो इस पूरे अनरेस्ट के जो पीछे है वो है इजरायली लॉबी। अब उस इजरायली लॉबी को जब साथ में यहाँ पर 1967 का वॉर हो या जो जितने भी छुटपुट घटनाएं चलती रही थी, ये सब चीजों को क्लियर करते हुए आज एक ऐसा प्रदेश पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका के एक राष्ट्रपति आए कि जिन्होंने सोचा न समझा, बस एक तरीके से आग में कूद गए। और जब आग की लपटें आ रही हैं, जब आग की तपिश महसूस हो रही है, तो छटपटा के वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। अब करने के लिए जब जब वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, नेतन्याहू पकड़ के उनको वापस उसी कुएं में डाल देते हैं कि आप तो छटपटाते रहिए। ये पूरा मामला जो है वो वॉर मॉन्गरर का मामला है। जिस दिन नेतन्याहू ने इस्तीफा दिया या जिस दिन नेतन्याहू ने जंग बंद की, उनको जेल जाना है, इतने करप्शन के चार्जेस लग चुके हैं। जिस दिन ये वॉर बंद हुआ और ये हमारे जो डोनाल्ड ट्रंप है, इनको पेडोफाइल का और सेक्स अब्यूजर के मामलों में चार्जेस में लीगल प्रोसीजर को फॉलो अमेरिका में करना है। ये दोनों के दोनों लोग हर हाल के अंदर लीगल प्रोसीजर फॉलो करेंगे और दुनिया इनको सजा, दुनिया की जो कहते हैं ना कि अपने कर्मों की सजा दुनिया में भी मिलती है, इनको अपने कर्मों की सजा दुनिया में मिलेगी। अब हम इंटरनेशनल पॉलिसी की बात करें, जब इतना बड़ा मामला हुआ पूरी दुनिया किसके साथ खड़ी रही? एक देश पूरी दुनिया में से ऐसा नहीं निकल के आया जिसने अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े होकर कहा कि हम वी आर विद यू, आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। सबने मना कर दिया और सबके मना करने के बावजूद जब आप अकेले पड़ गए तो आपने उटपटांग बयान देना शुरू कर दिए, आपने ब्लॉकेड लगा दिया, आपने सीज फायर भी खुद ही मर्जी से कर दिया। चलिए सीज फायर पे भी राजी हो गए। कुल मिलाकर अब इस बात को भी आप समझने की कोशिश कीजिए, जैसे हमारे एलिट पेरेंट्स ने बात बताई कि मिडिल ईस्ट का अनरेस्ट जब तक फिलिस्तीन के 2 नेशन थ्योरी नहीं होगी, जब तक वेस्ट बैंक पूरी तरीके से इजराइल खाली नहीं करेगा, गाजा पट्टी खाली नहीं करेगा, यहां पर अनरेस्ट बाकी रहेगा। मतलब इसका सॉल्यूशन बस इतना है कि भाई आप फिलिस्तीन को मान्यता दो और मिडिल ईस्ट में तभी एक तरह से रेस्ट वाली स्थिति, या फिर एक तरह से हम इसको फ्यूचर में होता हुआ देख सकते हैं। लेकिन क्या इसके लिए कभी इजराइल अग्री करेगा? इजराइल तो लगातार अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है। क्या इसके लिए कोई ऐसा अमेरिकी राष्ट्रपति होगा? या तो इजराइल के खिलाफ बोलने पर कुर्सी चली जाती है, वहां पर प्रेसिडेंट चुनाव हार जाते हैं। बराक ओबामा के हार की एक बड़ी वजहों में से एक था ये JCPOA एग्रीमेंट जो ईरान के साथ हुआ था, अजिताभ जी। तो जो बात इमरान खोखर जो सोल्यूशन दे रहे वो सोल्यूशन जानती है दुनिया, लेकिन वो सोल्यूशन कभी अमल में नहीं आ पाएगी। दिक्कत यह है। और यहां अमेरिका जितना कोशिश कर रहा है कि इस जंग से निकले, इजराइल उसको और उस जंग में खींचता जा रहा है। देखिए विवेक जी, थोड़ा सा मेरा अलग ओपिनियन है। ये एक बिना अमेरिका के सहमति और अनुमति के इजराइल कुछ नहीं करेगा। इजराइल ग्रेटर इजराइल की ओर बढ़ रहा है और ये सारा दोहरी रणनीति ट्रंप साहब भी खेल रहे हैं और नेतन्याहू भी खेल रहे हैं। आज देख लीजिए, नेतन्याहू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गए हैं। जो आपने ब्यूफोर्ट की बात की, 25 साल के बाद उस पर कब्जा हुआ है इजराइल का, और वहां से पूरा साउथ लेबनान, इजिप्ट का बॉर्डर, गोलन हाइट्स, सारी चीजों पे नजर रखी जा रही है।
इससे इजराइल की स्थिति बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। ट्रंप सिर्फ दिखावे के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। आज आप इतिहास उठा के देख लीजिए, 1948 से लेके अभी तक अमेरिका ने 50 से ज्यादा वीटो पावर का यूज किया है इजराइल को बचाने के लिए या उसको सपोर्ट करने के लिए। चाहे वो जेरूसलम को कैपिटल बनाने की बात हो, तेल अवीव से अपना एम्बेसी शिफ्ट करने की बात हो, अभी भी अमेरिका के कांग्रेस में एक प्रपोजल गया हुआ है 2027 के लिए, नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट। उसमें क्लियर कट प्रपोजल है कि कैसे इजराइल के साथ अमेरिका का एक जो अभी तक 380 करोड़ डॉलर जो हर साल वो देता है सैन्य सहायता के नाम पे, उसको और कैसे बढ़ाया जाए, कैसे सॉलिडिफाई किया जाए, और ज्वाइंट प्रोडक्शन, ज्वाइंट इंटेलिजेंस शेयरिंग तक की बात है। दोनों इजराइल और अमेरिका के एक तरह से कहिए नीतियों में इंटीग्रेशन की बात है। तो इजराइल और अमेरिका दोनों एक हैं और ये कहीं ना कहीं दिखावा है। एक तरफ वो ट्रंप अपनी जो उनकी छवि बन गई है, पीस मेकर, पीस प्रेसिडेंट कह के वो आए थे, इलेक्शन भी उन्होंने जीता था, लेकिन अब वो प्रेसिडेंट ऑफ वॉर जो हो गए हैं, तो वो अपनी छवि बदलना चाहते हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि डील मेकर हो, ना कि वॉर डिस्ट्रॉयर हो। तो एक तो ये छवि, दूसरी तरफ ईरान पे दबाव देने के लिए ये बार बार जो हिजबुल्लाह को कंट्रोल किया जा रहा है, वो ईरान पे दबाव देने के लिए, क्योंकि ईरान, भूलिए मत, IRGC अभी ईरान IRGC के कंट्रोल में है। ये वही IRGC है जो 1982 में हिजबुल्लाह को बनाया था। ये हिजबुल्लाह उसका बच्चा है। $1 अरब वो हर साल ईरान हिजबुल्लाह पे खर्च ऐसे ही नहीं करता है, तो हिजबुल्लाह को वो नहीं बर्बाद होने देना चाहेगा। और आज देखिए जो साउथ लेबनान में इजराइल बढ़ गया है, लगभग 20% लेबनान का एरिया कैप्चर कर लिया है, और वहां डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। वहां जो शिया कम्युनिटी है उसको जहरानी नदी से पीछे धकेलने की तैयारी चल रही है। उससे हिजबुल्लाह का बेस कमजोर हो रहा है, उसकी डिफेंस कमजोर हो रही है। पूरा वो एक तरह से हिजबुल्लाह के लिए ये एग्जिस्टेंस का आ गया है। और लेबनान में आप जानते हैं स्टेट विद इन स्टेट, नॉन स्टेट एक्टर है हिजबुल्लाह, तो वहां के गवर्नमेंट की भी वो तो सुनता नहीं है। सीज फायर तो 2024 से है, अभी भी जो सीज फायर है मतलब आप जी, मतलब अजता भाई आप ये कह रहे हैं कि ये नूरा कुश्ती है, या हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और? बिल्कुल ये वही है, वो दिखाने के अलग हैं और खाने के अलग हैं। पूरी एक रणनीति के तहत ये बढ़ा जा रहा है। इजराइल को पूरी तरह से सपोर्ट है। ईरान यहाँ पे एक और चीज देखिए, ईरान के फायदे में क्या है, वो चाह रहा है कि हॉर्मुज से और खास करके न्यूक्लियर जो उसका प्रोग्राम है उससे ध्यान बटाने के लिए वो हिजबुल्लाह और लेबनान की ओर थोड़ा सा अपना कंसर्न दिखा रहा है, सो दैट कि उसका ईरान का जो प्रोग्राम है उससे ध्यान भटके, बातचीत में वो उस पर थोड़ा सा कम हो और लेबनान की ओर। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि ईरान ने कह दिया है कि भाई हम अगर हमले जारी रहे तो मांदाबल स्ट्रेट भी बंद करेंगे, और दूसरा अहम पहलू ये कि हम सीज फायर भी खत्म कर देंगे और मिडिल ईस्ट पर दोबारा हमले शुरू हो जाएंगे। राजन कोचर सर, देखिए विवेक जी, किताबों से बाहर आते हैं, ग्राउंड पे आते हैं। ग्राउंड की सिचुएशन क्या है? अब सीरिया की तरफ मैं आपको ले जाऊंगा, गोलन हाइट्स और आगे उसको माउंट हर्मोन भी इसको इजराइल के कब्जे में है और 40 किलोमीटर दमिश्क से दूर है। माउंट हर्मन से इजराइल पूरे लेबनान को डोमिनेट करता है। माउंट हर्मन और गोलन हाइट्स को एक्सपैंड करने के बाद इजराइल ने पूरा लॉजिस्टिक्स हिजबुल्लाह का जो उसका ईरान से आता था इराक के थ्रू, वो उसको बंद कर दिया। आज यही वजह है कि हिजबुल्लाह बैकफुट पे है, बिकॉज उसके पास रिप्लेनिशमेंट नहीं पहुंच रही। और जिस तरीके से उसने एक आर्मर्ड डिवीजन, एक इन्फेंट्री डिवीजन, 2 इंडिपेंडेंट ब्रिगेड्स, उसका एयर पावर, उसका ड्रोन्स, उसके मिसाइल्स, तो अभी इजराइल एक ऐसी स्ट्रेंथ की पोजीशन में है कि वो लेबनान में आपका कंट्रोल उसको होगा। और आपको ग्राउंड पे ले जाता हूं, वेस्ट बैंक पे ले जाता हूं जी। पिछले 1 साल में 122 एडिशनल सेटलमेंट्स
वेस्ट बैंक में इजराइल ने की है उसको किसने रोक लिया? और पूरी डेमोग्राफी वेस्ट बैंक की चेंज हो रही है। 7 लाख इजरायली उसने सेटल कर दिए। अब मैं आपको गजा में लेके जाता हूं। इसको नेतन्याहू की स्टेटमेंट है दैट आई विल कैप्चर 70% ऑफ गजा, और जो 64% उसने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया है, और वो इस पूरे एरिया को सेक्टर्स में अपना बांट रहे हैं। जो उसको बताया गया था कि आप एक येलो लाइन के पीछे रहेंगे, वो उस येलो लाइन को मानता ही नहीं, और ये बोर्ड ऑफ पीस वगैरह सब ये खत्म हो चुका है। एक 2 स्टेट कहां गया? आई मीन वो खाली किताब में है, ग्राउंड में देयर इज नो 2 स्टेट सॉल्यूशन, और ना ही वो आने वाला है इन फ्यूचर। बिकॉज आप ग्राउंड में देखो इजराइल ने क्या किया है, वो जो भी पॉसिबिलिटी 2 स्टेट की। अब मैं आपको एक और पॉइंट पे लेके आता हूं, अब्राहम अकॉर्ड। जी, ट्रंप क्या कर रहा है? अब आपने ये स्टेटमेंट ट्रंप की सुन ली कि आपस में झगड़ा हो गया, ये हो गया। वो अब्राहम अकॉर्ड ही कुछ दिन पहले ट्रंप ने अनाउंस किया था। उसका मकसद क्या है? उसका मकसद है कि इजराइल को इस पूरे एरिया में दबदबा उसको बनाने के लिए, और सारे मुस्लिम कंट्रीज को इजराइल के साथ जोड़ने के लिए एज अ काउंटर टू ईरान। और वो ईरान को आइसोलेट करना चाहता है, बिकॉज वो जानता है कि ईरान जिस अभी जो इसको ईरान की जो मास्टर स्ट्रोक रही है वो रही है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और आपने बाब अल मंदब की भी बात की, और वहां पे भी अंडरग्राउंड आपकी इंटरनेट केबल्स वगैरह जाती है, बिल्कुल। तो उससे आपको डिस्ट्रप्शन हो जाएगा। तो अब वो क्या कर रहा है? बिकॉज वो उसमें सक्सेसफुल नहीं रहा है, और बिकॉज देखिए विवेक जी, जब तक आप बूट्स ऑन ग्राउंड लेके नहीं आएंगे, आप एक दुश्मन को आप इसको शिकस्त नहीं दे सकते। आप बिल्कुल। एक एट्रिशन वॉर, जब ईरान ने सब कुछ अंडरग्राउंड ही कर लिया, तो आप उसको कितना कमजोर कर लेंगे मुझे बताइए। आपने इतने बम आपने 12 दिन की लड़ाई में नहीं कर पाए, और आपने ये आपकी 50 दिन की लड़ाई में नहीं कर पाएंगे, नहीं कर और पाए। 50 दिन और अगर आप लड़ेंगे आप उसको फिर भी नहीं कर पाएंगे। सो मैं इसको समअप ये करना चाहता हूं, जी। एक रियलिस्टिक अप्रेजल मेरा ये है, आज इजराइल एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। अगर आप उसको सीरिया में देख लीजिए, आप उसको वेस्ट बैंक में देख लीजिए, आप उसको गजा में देख लीजिए, आप उसको लेबनान में देख लीजिए, बिल्कुल और सही बात। ये हाँ। स्टेटमेंट्स है ना, अभी जो अब्राहम अकॉर्ड भी हो रहा है, ये ट्रंप अब्राहम अकॉर्ड क्यों करेगा अगर उसको इसको इजराइल को यही जो झटका देना है? ये सब खाली ऑप्टिक्स है, लोगों को बताने के लिए कि भाई आई रन माई ओन कंट्री, आई रन माई ओन फॉरेन पॉलिसी, और मैं इजराइल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं, बस दैट इज अबाउट इट। तो इसको हमको उतना ही लेना चाहिए जितना हमको इसको दिखता है इसके बारे में। जी, क्या सोनी सर आपको भी ऐसा लगता है? लेकिन इसका वे आउट क्या है? ईरान भी नहीं रुकेगा। ईरान के पास ऐसा नहीं कि उनके ड्रोन्स और मिसाइल्स का जखीरा खत्म हो गया है। वो आज की तारीख में चाहे तो आज की तारीख में अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर को मिडल ईस्ट में नस्तनाबूद कर सकता है, और अमेरिका के पास आज की तारीख में उनके जो डिफेंस सिस्टम है उसके इंटरसेप्टर्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, और वो रिफिल के स्टेटस में भी नहीं है, क्योंकि उनके प्रोडक्शन में 2 से 3 साल का वक्त लगता है। तो अगर ईरान ने एक बार मारना शुरू किया मिडल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस को, तो वहां पर भी तबाही तय है। विवेक जी, पिछले साल 12 दिन के ईरान युद्ध से पहले पश्चिमी मीडिया ने पूरी दुनिया में भ्रम फैलाया था ईरान टीचर देश है। मैं भी यही मानता था, क्योंकि मैंने तब ईरान के बारे में कुछ अध्ययन नहीं किया था। लेकिन जब पिछले साल 12 दिन का युद्ध हुआ और उसके बाद लगातार मैं ईरान पे अध्ययन करने लग गया, मैं चकाचौंध रह गया कि वो देश जो 47 साल से आर्थिक प्रतिबंध में है, वो देश जो पूरी तरह इंटरनेशनली आइसोलेट हो रखा है, वो रोया नहीं, वो गिड़गिड़ाया नहीं कि विदेशी हाथ, सोरोस पोरोस, उसने कुछ ऐसी हरकतें नहीं की। उसने 2 फ्रंट वॉर की तैयारी की। और 18 अप्रैल 1988 को जब अमेरिका ने पहली बार ईरान पे ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस लॉन्च किया, जिसपे ईरान के 3 युद्धपोत डूबे, 2 फाइटर एयरक्राफ्ट बर्बाद हुए, 56 ईरानी सैनिक मरे, उस दिन ईरान को एहसास हुआ कि जो अमेरिका ने ईरान के साथ 19 जनवरी 1981 को एल्जियस अकॉर्ड किया था, जिसमें अमेरिका ने लिख के दिया था ईरान को कि वो कभी ईरान पे सैनिक हमला नहीं करेगा, अब ईरान अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकता है। और 18 अप्रैल 1988 से जो ईरान ने तैयारी की, उसके 2 मैं बड़े एग्जाम्पल देना चाहूंगा दर्शकों को।
जब ये 40 दिन का युद्ध हुआ, उस दौरान 25 मार्च को न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर छापी कि मिडिल ईस्ट में जो 13 सैनिक अड्डे हैं अमेरिका के, ईरान ने उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर दिया। जो 40,000 अमेरिकी सैनिक वहां तैनात हैं, वो किराए के घरों से या होटलों से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है, एक महाशक्ति के सैनिक वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। 2 दिन बाद जेरूसलम पोस्ट और टाइम्स ऑफ इजराइल, जो कि इजराइल के विख्यात अखबार है, उन पर खबर छपी कि लेफ्टिनेंट जनरल एयाल ज़मीर, जो चीफ ऑफ स्टाफ है इजरायली डिफेंस फोर्सेस के, उन्होंने इजरायली मंत्रिमंडल को बयान दिया है कि अगर जल्द ईरान के साथ युद्ध नहीं रोका गया तो इजरायली सेना टूट जाएगी। इट इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। कुछ दिन बाद अचानक 8 अप्रैल को युद्ध विराम हो गया, जबकि दुनिया को लग रहा था कि एक सभ्यता खत्म हो जाएगी, परमाणु बम दाग देगा ट्रंप। देखिए विवेक जी, रक्षा पत्रकारिता, रक्षा विश्लेषण या सेना में भी, किसी भी देश की सेना में पढ़ना बहुत जरूरी होता है। और जो इंसान पढ़ता है उसके जो ख्याल होते हैं, बेशक उस टाइम के लोगों से मेल ना खाएं, लेकिन जब पीछे मुड़ के देखते हैं वो सही होता है। 12 फरवरी को जब ट्रंप फाइनल डिसीजन ले रहे थे ईरान युद्ध के लिए, तब अमेरिकी सेना के अध्यक्ष जनरल डैन केन ने कहा था कि अमेरिका को ईरान पे युद्ध नहीं करना चाहिए, अन्यथा अमेरिका के लिए घातक साबित होगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका के हर अफसर के लिए, सेना के अफसर के लिए 2 किताबें पढ़नी अनिवार्य हैं, द प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी एंड द पावर ऑफ ज्योग्राफी, जो टिम मार्शल ने लिखी है। तभी आज तक किसी अमेरिकी सेना अध्यक्ष ने अपने राष्ट्रपति को सलाह नहीं दी है ईरान पे हमला करने की, क्योंकि पूरा भूगोल, पूरा ज्योग्राफी ईरान के फेवर में है। लेकिन ट्रंप तो किसकी मानते नहीं। उनके ऊपर एप्स्टाइन फाइल्स का इतना दबाव था कि उन्होंने नेतन्याहू की बात में आके युद्ध तो कर दिया, जिस तरह से शिकस्त मिली वो सारी दुनिया जानती है। मैं यही कहना चाहूंगा विवेक जी, आज बेशक हमें लगे 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन कुछ सालों में जरूर होगा। हम फिर आपके शो पे मिलेंगे और 2 स्टेट सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा, जो सबसे बड़ा ब्लंडर इन्होंने किया ट्रंप और नेतन्याहू ने, ईरान पे युद्ध किया। अब एक ईरान बड़ी शक्ति, क्षेत्रीय शक्ति बन के उभरा है और अब एक नया अलायंस बन चुका है, बेशक औपचारिक तौर पे ना हो, RIC, रशिया, ईरान और चाइना। और 1 मिनट और चाहूंगा, चाइना ने 7 अप्रैल को इजराइल को बोला कि अगर इजराइल ने ईरान पे परमाणु हथियार दागे तो चाइना इजराइल पे परमाणु हथियार दागेगा। इससे बड़ा और सबूत क्या मिल सकता है कि इजराइल की मुश्किल की घड़ियां अब शुरू होने वाली। क्या अजिताभ जी आप इस बात से सहमत हैं? देखिए विवेक जी, सोंधी साहब ने बुक्स की बात की, तो मैं यहाँ याद दिलाना चाहूंगा, आर्ट ऑफ डील ट्रंप की है। ये वही चल रहा है और वो डील के डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं, जो डीलिंग्स हैं, वो दिखा रहे हैं। एक तरफ वो ईरान को डर दिखा रहे हैं इजराइल का कि इजराइल ही प्रॉब्लम है, हम तुमको उससे बचाना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल को होल हार्टेडली वो आगे बढ़ने दे रहे हैं टुवर्ड्स ग्रेटर इजराइल। आप देख लीजिए, ये वॉर भी इजराइल के ही अमेरिका लड़ रहा है। इट इज नॉट इजराइल्स वॉर, इट इज इजराइल का वॉर अमेरिका लड़ रहा है। दूसरी तरफ आप जो अभी राजन कोचर सर ने कहा, भाई अब्राहम एकॉर्ड को मैंडेटरी बन रहा है, किसके लिए? इजराइल के लिए। ये सारी चीजें बेसिकली एक ऑप्टिक्स क्रिएट करके इजराइल को और मजबूत करना, क्योंकि इजराइल भी एक प्रॉक्सी कह लीजिए, एक उसका फॉरवर्ड बेस कह लीजिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका का है, जिसके लिए वो सब कुछ करेगा और दोनों एक है। यहाँ पे मुश्किल है कि चैलेंजेस तो इसमें हैं। चैलेंज जैसे आपने बिल्कुल सही बताया कि अगर व्हाट इफ बाब अल मंदेब को बंद कर दिया, 12% लगभग वहां से पेट्रो की सप्लाई होती है, ट्रेड सप्लाई होता है, 20 से ज्यादा % इधर हॉर्मुज से होता है, तो हॉर्मुज और बाब अल मंदेब को मिला लीजिए तो लगभग 30-35% ठप हो जाएगा ऑयल सप्लाई। तो क्या करेंगे? ये चैलेंज तो है। दूसरी तरफ जो आप देख लीजिए, यूरोप के सारे देश, चाहे जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, यू नेम इट, और अरब के देश भी, ये सारे लोग इजराइल ने जो अभी किया है, लेबनान में जो कर रहा है, उसका विरोध कर रहे हैं। कल सिक्योरिटी काउंसिल में भी उसकी आलोचना हुई है। तो कहीं ना कहीं इजराइल अलग थलग पड़ रहा है। तो एक ये दिखाने के लिए ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया कि तुम पागल हो। वो शुक्र है कि ट्रंप ने कोई, नेतन्याहू ने ऐसा उलट के जवाब नहीं दिया। लेकिन मुझे लगता है ये पूरी रणनीति की तरह उसको अलग थलग होने से बचाने के लिए और उसको एक तरफ ईरान को डर दिखाने के लिए सारा चीज। खोखर साहब,
देखिए विवेक जी, बहुत सीधी सी बात है कि आप पहले इस चीज को समझिए कि अभी तक यही कहा जा रहा था और यही समझ में आ रहा था कि इजराइल जो है वो बैक डोर से खेल खेल रहा है अमेरिका को आगे उलझा कर। भाई, ये लड़ाई की शुरुआत भी आप ही लोगों ने की थी। अब जब ईरान ने पूरी ताकत से रिटेलिएट कर लिया तो आपको लड़ाई लड़नी थी। डेट टू इजराइल हो रहा था ईरान की तरफ से, डेट टू अमेरिका हो रहा था इजराइल की तरफ, ईरान की तरफ से। तो आप लड़ाई लड़ने हिजबुल्लाह लेबनान क्यों जा रहे हैं? आपको अगर फाइट करनी है, आपका जो सामने दुश्मन खड़ा है, आप तो उससे लड़ने की कोशिश पूरी ताकत से कीजिए। लेकिन आपको जी। पता है कि हम कमजोरों की तरफ ज्यादा ताकत से लड़ाई लड़ेंगे तो दुनिया में हम अपने आप को पावरफुल कहलाएंगे। ये लड़ाई पूरी तरीके से जब तक टू स्टेट थ्योरी नहीं होगी ये चलती रहेगी। अब इस टू स्टेट थ्योरी के लिए मान के चलिए कि ये पेपर वर्क हो सकता है, ये किताबी बातें हो सकती है, ये मान के चलिए कि ग्राउंड लेवल पे अभी पॉसिबल ना लग रहा हो, लेकिन ये लड़ाइयां फिर आप अगर इसका इजरायली जो इलीगल ऑक्यूपायर की सिचुएशन पे है तो हूती, हमास और हिजबुल्लाह को आप ब्लेम करना बंद कर दीजिए। फिर तो मानिए ना कि हिजबुल्लाह अपने देश की जमीन को बचाने के लिए लड़ रहा है। फिर तो मानिए ना कि गाजा के अंदर इलीगल ऑक्यूपायर के तौर पर इजराइल से अगर हमास लड़ रहा है तो वो सही लड़ रहा है। फिर तो मानिए ना कि हूती जो बैक साइड से सपोर्ट कर रहा है वो सही कर रहा है। अगर हम इन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानेंगे और इजराइल को क्लीन चिट देंगे कि आप एक देश के अंदर 20% अंदर घुस जाएं, इसके बावजूद भी आपको एक अच्छा इंसान माना जाए, अच्छा देश माना जाए, आपको एक सभ्य देश माना जाए, तो इट इज नॉट पॉसिबल। आपको कुल मिलाकर ये समझना पड़ेगा कि पूरी दुनिया को ये बात माननी पड़ेगी कि अगर इस पूरे बेल्ट के अंदर अगर आप एक इटर्नल पीस चाहते हैं जो लॉन्ग टर्म तक चले, तो उस पूरी इस पीस के पीछे फलस्तीन एक कोर इशू रहेगा, मस्जिद अल अक्सा एक कोर इशू रहेगी। इसके बावजूद उस पूरे बेल्ट में सोवर्निटी ऑफ गाजा, सोवर्निटी ऑफ वेस्ट बैंक, ये अपने आप में एक कोर इशू रहेगा। लेकिन ये सारी चीजों के बावजूद भी अमेरिका के अंदर बैठी जोइश लॉबी, अमेरिका के अंदर बैठी आर्म लॉबी, अमेरिका के अंदर बैठी जो इकोनॉमी को कंट्रोल करती है, वो लॉबी कभी नहीं चाहेगी डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू, दे ऑल आर पपेट्स ऑफ देम। ये उनके पपेट्स हैं, जैसा उनको वहां से ऑर्डर मिलेगा ये उसी तरीके से काम करेंगे। क्योंकि आज अगर इजराइल के अंदर 4 बार चुनाव होने के बावजूद, प्रॉपर तरीके से इनको मैंडेट ना मिलने के बावजूद, नेतन्याहू की साम नाम दंड भेद के साथ में अगर वहां के प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो वो ऐसे नहीं बने। ये सब आउट ऑफ द वे की बातें हैं, ये पर्दे के पीछे की चीजें हैं जो पपेट्स दौड़ती है। दर्शकों को लगता है कि पपेट्स अपने आप नाच रही, लेकिन नहीं, उसके पीछे जो तार होते हैं, जो उंगलियों से चलती है, वो जो कला है, वो पीछे का पूरा पसमंजर। तो कुल मिलाकर ये कहें कि इसका कोई सोल्यूशन अभी नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। ना इजराइल रुकेगा, ना अमेरिका रुकेगा, और ना ईरान रुकेगा, और ना ईरान थकेगा। अजिताभ जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से सर। देखिए, मैं यहाँ पे ईरान को विवेक जी ज्यादा दोषी मानता हूँ। 1993 में ओस्लो एकॉर्ड में पार्शियली पैलेस्टाइन को इवन इजराइल ने भी मान्यता दी है। अभी 157 देश यूनाइटेड नेशंस के पैलेस्टाइन को मानते हैं, इजराइल को भी मानते हैं 163 देश। सर एक बात बताइए, आप इजराइल के मान्यता के पीछे पड़े हैं। JCPOA जो हुआ था बराक ओबामा के टाइम में, उस डील को किसने खत्म कर दिया? डोनाल्ड ट्रंप ने। तो असली दोषी कौन हुए इस पूरे सिनारियो के लिए? डोनाल्ड ट्रंप हुए। सोली साहब कुछ कहना चाह रहे, जल्दी सोली सर। पाकिस्तान भारत का एक तिहाई जम्मू कश्मीर लेके बैठा कि हमने पाकिस्तान को भूल दिया, क्या पाकिस्तान को बख्श दिया है? हम अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। हम लोग कैसे एक्सपेक्ट करें कि जो इजराइल ने किया अवैध कब्जा करके, जो संयुक्त राष्ट्र के रेजोल्यूशन 242 1967 का कहता है वो सही है, रूल सबके लिए इक्वल होने चाहिए। ये जो ईरान क्षेत्र की शक्ति बन के उभरा है, इसका जो अमेरिका और इजराइल को भुगतना पड़ेगा, तो कुछ साल के बाद हम देखेंगे। ठीक है, मैं चाहता हूं कोचर साहब भी अपना वीटो लगाई दें इस पर। देखिए, मैंने ये आउट ऑफ टर्न नहीं बोलना चाहता हूं, मैं अपनी टर्न में आपको बोलूंगा, इसलिए अच्छा कि आपने मुझे बताया। अब आप देखिए, मैंने इमरान साहब को भी सुना, अजिताभ को भी सुना, और कल साहब को सुना। लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग। ये जो हम सिक्योरिटी काउंसिल आर्टिकल नंबर 102 408 व्हाटएवर नंबर इज, इसकी क्या वैल्यू, इसकी क्या अहमियत है? कुछ नहीं। डज एनीबडी फॉलो? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया गया। कितने देश है आज जिसने इजराइल के साथ अपने रिश्ते खत्म कर दिए?
यू सी यू हैव टू अंडरस्टैंड देखिए एक चीज किताबों में, यस आई अंडरस्टैंड दलसूदी जो बता रहे हैं कि इसको किताबें पढ़ना अच्छी बात है, इसको मैं भी वो मानता हूँ। हमारे प्रमोशन एग्जाम होते हैं, हमको किताबें पढ़नी पड़ती है और उसके बाद ही हम अपना एग्जाम पास करके अपने नेक्स्ट रैंक में जा सकते हैं। बट जब हमको ग्राउंड रियलिटीज का सामना करना पड़ता है, किताबें हमको जो ऐसी कोई सीख नहीं देती है, बिकॉज हमको वहां पे आपके जितने परमवीर चक्र महावीर चक्र क्या वो उसको किताबें पढ़ के उनको मिली है। यू सी ग्राउंड में सिचुएशन अलग होती है, उसकी चुनौतियां अलग होती हैं, उसका मकसद अलग होता है, उसका जज्बा अलग होता है देश के लिए जो काम करना चाहता है। तो इसीलिए मैं ये मानता हूं अभी जो इसको इमरान साहब ने भी एक चाहत की। अब आप देखिए, अगर आप हजबुल्ला को कमजोर करते हैं, हौती को कमजोर करते हैं और हमास को कमजोर करते हैं, तो अल्टीमेटली कौन कमजोर होता है? ईरान कमजोर होता है, ईरान के प्रॉक्सी से, राइट। ऑब्वियसली बिकॉज एक असिमेट्रिक वॉर का जो जरिया है ईरान का लड़ने के लिए, आज तक आप मुझे बताइए, आई वुड इसको लाइक कमेंट ऑन दिस, इसको ईरान ने किसी गल्फ कंट्री पे डायरेक्टली अटैक किया? नहीं जी। इस जरिए को इस्तेमाल करता है, प्रॉक्सी को इस्तेमाल करता है कि उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी ना आए और वो उसको फंडिंग करता है, इसको जैसे अजिताभ सिंह ने बताया। तो नहीं, कुल मिलाकर सर ऐसा लगता है मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मुझे कोई नियर बाय सॉल्यूशन तो नहीं दिख रहा है। समय सीमित है, मैं माफी चाहूंगा आपसे, फिर कनेक्ट करेंगे तो इसको और बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, फौरन लौट रहे हैं। बने रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।